शायरी से नवाजेंगे आप हजरात को। उससे पहले मैं चाहूँगा ताकि एक शायर को एक ब्रेक मिल जाए और उसके बाद यहाँ इमरान भाई और एम तुराज साहब दोनों हैं, सारी रात है, आप हैं। अब आपके और उन दोनों के बीच में ये फैसला रहेगा कि आप उनको कब तक रोक पाते हैं। मैं ताकि एक ब्रेक मिल जाए एम तुराज साहब को, मैं उससे पहले उनको बुला रहा हूँ कि जिनके लिए आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं, मैं उन्हें कहता हूं कि वो आहिनी लहजे वाले शायर हैं। आहिनी लहजा यानी लोहेदार, लोहे की काट वाला लहजा, वो उसके शायर हैं जो अपनी बात कहते में, सच्चाई कहते में वो झिझकते नहीं हैं। वो एक ऐसे शायर हैं कि जिनकी शायरी जहन पे बोझ नहीं डालती बल्कि आपके दिलों पे असर करती है। ऐसा शायर कि जिसको अब पिछले साल वो यहाँ आए थे और इस साल यहाँ आए हैं, अब यहाँ आए हैं और एक साल में उन्हें इसलिए बुलाना पड़ा कि हिंदुस्तान में हालात बदल चुके हैं। एक साल पहले नजीब अहमद जेएनयू का गम, गुमशुदगी का गम हमारे दरमियान नहीं था। एक साल पहले हिंदुस्तान बैंकों की लाइन में नहीं लगा था और एक साल पहले किसी 29 साल के नौजवान को, अखलाक अहमद की बात के अलावा किसी 29 साल के नौजवान शायर को यूपी गवर्नमेंट का साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती नहीं मिला था। ये तब्दीली आती रही, ये तब्दीली बहुत खुशनुमा तब्दीली है जो आई है इस साल, लेकिन हम उन्हें बुलाते रहेंगे किसी इन्हीं खुशनुमा तब्दीलियों की वजह से बार बार। लेकिन हमारी दुआ ये है कि अखलाक का वाकया, नजीब अहमद का वाकया, नोटबंदी का वाकया दोबारा हिंदुस्तान में ना हो। मैं आवाज दे रहा हूं इमरान प्रतापगढ़ी, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी, आप हजरात के रूबरू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों का। मेरा ख्याल है कि साल भर के अंदर फिर से हाजिरी हुई है। पिछले महीने रियाद आकर के गया गजनफर साहब, वहाँ भी मेहमान खुसूसी थे और आज यहाँ भी हैं। मुझे पता चला तो मुझे अच्छा लगा कि एक बहुत पढ़े लिखे इंसान को सुनने का मौका मिलेगा। शिबली साहब का हुक्म, बिहार अंजुमन के दोस्तों का हुक्म, वीजा नहीं हो पा रहा था, तीन चार बार मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ। मैं भी बहुत शिद्दत से इस इंतजार में था कि आप तक पहुंचूं, आपसे मुलाकात करूं। इस इंतजार की शिद्दत में ही मुल्क में बहुत सारे ऐसे मसले होते रहे, हादसे होते रहे कि दर्द इकट्ठा सा हो गया है। मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं। आपकी बेदारी इतनी खतरनाक है कि वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं आप सेल्फी लेने के लिए। सलाम है आप लोगों को, आपके जोश को, आपके जुनून को। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, पहुंचिएगा आप सारे लोग। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। आप मेरे साथ सफर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी हिम्मत से आपका दर्द गा सकूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, हम अखलाक का मातम कर ही रहे थे कि हमारे नसीब में मिन्हाज का गम आ गया। हम मिन्हाज पे आंसू बहा रहे थे कि हमें नजीब तोहफे में दे दिया गया। हम उसका गम मना रहे थे कि भोपाल की जेल से 800 ट्रायल कैदियों को निकाल के नए कपड़े, नए जूते पहना के मार दिया गया। कोई सवाल करने को तैयार नहीं। हम उस पर भी तबसरा कर रहे थे कि हमें कतारों में लगा दिया गया, 80 से ज्यादा लोग मर गए। सब चुप हैं साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब,
क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब। क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। हालत ऐसी है साहब कि एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया अपने ही घर का, तो अंदर से बच्चे ने झांक के माँ को आवाज दी कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा कि गौर से देखो तुम्हारे पिताजी होंगे, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, आज लौट के आए हैं लाइन से। हालत ये हो गई है साहब, इस मकाम पर ला करके मुल्क को खड़ा कर दिया गया है। और जापान में जाके कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले वीडियो आप तक भी पहुंचे होंगे, काश उन तक भी पहुंच जाएं तो समझ में आए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। इतनी लंबी कतार है कि गांव में एक आदमी लाइन में लगा था, तो उधर से गुजर रहे एक आदमी ने उससे कहा कि भाई बैंक तो शहर में है, तुम गांव में क्यों लाइन में खड़े हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में है, लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा हूं। ये हालत करके रख दी है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं और मुरादाबाद में रैली में कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अब पता नहीं झोले में क्या क्या लेके जाएंगे, ये तय नहीं है, लेकिन झोला उठा के चल देंगे। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब के आवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब, आवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब। झूठ को इतना सरेआम मत करो साहिब। अच्छा, जब घिरता है वो शख्स तो रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करता है। 97 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगवा देते हैं वो। इस बनिस्बत अगर सोचा जाए तो सल्यूट राहुल गांधी को कि वो बंदा सोनिया जी को लाइन में नहीं भेजता, खुद जाके लगता है, और ये अपनी माँ को भेजते हैं। मुझे हैरत है। और जिस दिन से माता जी ने 4500 रुपए निकलवाए उसी दिन से लिमिट घटा के 2000 कर दी। आपकी माता जी निकालें तो 4500, हमारी अम्मी निकालें तो 2000। ये तो बहुत नाइंसाफी है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। मैंने उस दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। ओट के नाम पे नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि आवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब। झूठ को इतना सरेआम मत करो साहिब। सियासी मंच से खुद ही बता के खुद को फकीर, फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो साहिब, मत करो साहिब। हालत ये है गजनफर साहब कि लाइन में लगा दिया गया। अच्छा, अभी आपको एक और मुबारकबाद दे दूं कि आज मैं यहाँ हूँ और वहाँ हिंदुस्तान में
पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा हो चुका है। तो आपको बहुत मुबारकबाद इस बात की। ये अच्छे दिनों के नाम पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक है आपकी जेब पर। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, तर्क भी कैसे कैसे दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लाइन में आप खड़े हैं, देश हित में लाइन में खड़े हैं। भक्तगण जा करके लाइन में खड़े हुए लोगों से कहते हैं कि जब सीमा पर सेना का जवान लाइन में खड़ा रह सकता है तो आप देश हित में बैंक की कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। बिहार में ऐसे एक आदमी समझा रहा था, भक्त जा करके, बिहारी आदमी अपने तेवर का आदमी होता है, पलटा सुबह से कुढ़ा हुआ था, 20 लात मारा उसने भक्त को। जब कूट दिया कस के तो भक्त ने कहा कि मैं तो आपको देश हित में बात समझा रहा था, आप हिंसा पे उतारू क्यों हो गए। तो बिहारी आदमी ने कहा कि देखो भाई, देश हित में मैं लाइन में खड़ा रह सकता हूं क्योंकि सेना का जवान लाइन में खड़ा रहता है, मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जब देश हित में सेना का जवान अपने सीने पे गोली खा सकता है तो तुम 10-20 लात भी नहीं खा सकते। ये तर्क दिए जा रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस थोड़ा सा जोश आपका। इधर अगली सफों में जो लोग बैठे हैं इनसे भी गुजारिश कर दूंगा, बड़े लोग हैं, काम करने के लिए नौकर रखते हैं बहुत सारे, हो सकता है ताली बजाने के लिए भी नौकर रखे हो इन्होंने, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। बाकर भाई लौट आए हैं, उनकी आमद का शुक्रिया। डाइस के लोगों की भी दुआएं मिले मुझे। रशीक साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, रशीक साहब कितने भी बूढ़े हो जाएं, जुल्फ देख करके ही करीब बैठते हैं, ये खास बात है। मतलब बैठने के लिए कुछ ना कुछ एक आध सिंबल तो चाहिए ही चाहिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। मेरे बहुत प्यारे दोस्त शकील हाशमी साहब, जावेद भाई, ये सब बैठे हुए हैं, इन सब की मौजूदगी में मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। ये वो सच है जिसे बोले जाने की जरूरत है। मैं फिर से पढ़ता हूं और आप सबकी शिरकत मांगता हूं। उधर जो लोग ऊपर बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं फिर से पढ़ता हूं साहब, पहुंचाइए मेरे इन मिसरों को दिल्ली तक, जरूरत है कि पहुंचाए जाएं ये मिसरे। मैं पढ़ता हूं फिर से साहब। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। मैं इमरान प्रताप गढ़ी पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि अगर सच में देश हित का फैसला होता तो तमाम विरोधों के बावजूद मैं पहला शख्स होता जो इस मुद्दे पे उनके साथ खड़ा होता। लेकिन देश हित का फैसला, देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने थोड़ी ले रखा है साहब। आप कहते हैं कि देश हित में लाइन में लगे रहो, हम लगे रहेंगे साहब, क्योंकि सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है। लेकिन वही सेना का जवान सरहद पर 2-2, 3-3 दिन बिना एक कपड़ा पहने, बिना वर्दी बदले खड़ा रहता है। तो आपको क्या जरूरत आन पड़ती है कि गोवा, कर्नाटक और मुंबई के 3 घंटे के 3 प्रोग्राम में आप 3 कपड़ा बदल करके भाषण देते हैं। आप एक कपड़े में भी तो भाषण दे सकते थे। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने नहीं ले रखा है, आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और शुक्रिया बहराइच का, अभी 3 दिन पहले सारा देश हित निकाल कर रख दिया वहां की अवाम ने। ये साहब ने बताया कि कोहरा बहुत ज्यादा था इसलिए हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया साहब, जबकि 21 डिग्री टेम्परेचर था जब वो लखनऊ से उड़े और नीचे कुर्सियां खाली थी और मुर्दाबाद के नारे थे, तो कोहरा छा गया। उन्होंने ये बताया कि कोहरा है इसलिए प्लेन लैंड नहीं किया है। आजकल एक कार्टून सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि माइक पर भाषण देने के लिए साहब खड़े हैं, उनके बगल में काली दाढ़ी वाले बाबा खड़े होकर कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज्यादा हमने इकट्ठी की है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है साहब।
तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर, वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर सियाचिन के -डिग्री टेम्परेचर में जब उतरा था साहब, तब तो कोहरा नहीं था। वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर आया? क्योंकि देश आपके इस मुद्दे पर आपके खिलाफ बोलना शुरू कर रहा है। मैं सलाम करूंगा देश की सोच को और देश में आए हुए बदलाव को। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। रंग छोड़ रही है साहब 2000 वाली नोट, और रंग भी गुलाबी रंग छोड़ रही है। एक साहब को मैंने समझाया कि आपके पास अगर 10-20 हजार रुपए इकट्ठे हो गए हैं तो उसे गिनने के लिए बार बार थूक मत लगाइएगा नोट में, वरना होठ गुलाबी हो गए तो घर पे भाभी से मार खाने का भी डर है। और मैं तो एक और बात कहता हूं साहब कि वो जो रंग छोड़ रही है वो रंग नहीं है, वो जो कतारों में 80 से ज्यादा लोग मरे हैं उनके लहू का रंग उतर आया है उस नोट में, इसलिए वो नोट रंग छोड़ रही है साहब। आपने कभी सोचा कि पुरानी 500 की नोट से महीने भर से ज्यादा डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन दूध नहीं बिका उससे, सब्जी उससे नहीं बिकी, अनाज उससे नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसान की है, इसलिए वो नहीं बिका साहब। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। एक ताजा सी नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है, सुनाने का मन है। अच्छा, कैसे कैसे सोशल मीडिया पे भक्त पाल रखे हैं उन्होंने। लड़के भी आजकल इतने समझदार हो गए। बिहार का एक लड़का था, उनका भक्त हुआ करता था। उसने एक दिन अपने पिताजी को बिठाया, शिबली भाई, और पापा से कहा कि पापा मेरे पास फेसबुक पर 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी का क्या करते हो? तो बोला मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूँ, सोशल मीडिया पे जो भी मोदी जी के खिलाफ लिखता है मैं अलग अलग फेक आईडी से उसे गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा अच्छा तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो 2 महीने से आप कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये हालत हो गई है साहब। इस तरह से मैनिपुलेट करके चीजें दुनिया के सामने रखी जा रही हैं। मैं तो आजकल बड़ा डर में रहता हूँ। जिस तरह बिना नोट छापे हुए बंदे ने नोटबंदी कर दी, वैसे ही बिना पटरी बिछाए कहीं बुलेट ट्रेन न चला दे वो, तब मुल्क के हाल क्या होंगे। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप वो सब जो चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। एक बिल्कुल नई सी नज़्म, ताजा सी, बहुत कम हिंदुस्तान में 1-2 मशारों में पढ़ा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ सुनाऊं उसे। कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। असर तो हो रहा है नोटबंदी का साहब। वो मनमोहन सिंह जो 10 साल नहीं बोले थे, वो राज्यसभा में 10 मिनट बोले, और वो शख्स जो पिछले काफी दिनों से चुप नहीं हुआ था, वो राज्यसभा में 10 मिनट चुप बैठा, और उसके बाद लोकसभा में नहीं बोल रहे हैं बल्कि जनसभा में बोल रहे हैं, और जनसभा में भी इंशाअल्लाह आवाम बोलने नहीं देगी बहुत जल्दी, ये होने जा रहा है। मैं पढ़ता हूं नज़्म साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो एक शख्स का हाथ उठे कि लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है।
मैं कर दूंगा, ये मुझे भी आता है। मैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा था एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं तो मतलब पूरा ही करना है। अच्छा, ये बिहार है साहब, ये अपने तेवर के लिए जाना जाता है, इसकी अपनी खूबी है। वे बिहार में चौधरी साहब के यहाँ मेहमान पहुंचे, 2 मेहमान। चौधरी साहब अंदर से बंदूक लेकर के निकले, जैसे ही मेहमानों को देखा हवा में 2 फायर किया। मेहमान बेचारे डर गए, बोले साहब ये क्या है, ये कैसा इस्तकबाल है? तो चौधरी साहब ने कहा डरिए मत, मैं चाय का ऑर्डर कर रहा था अंदर से लाने के लिए। तो ये बिहार है साहब, इसका अपना तेवर है। बिहारी आदमी से जल्दी आप उलझ नहीं सकते साहब। एक बिहारी आदमी से एक भाजपाई उलझ गया, उसने कहा काय के लालू जी, काय के लालू जी, देश को 10 बच्चों के अलावा उन्होंने दिया ही क्या है? तो बिहारी ने कहा कि शुक्र है लालू जी ने 10 बच्चे दे दिए, आपके मोदी जी से तो वो भी नहीं हुआ। ये है बिहार साहब, तो बिहार से जल्दी उलझा नहीं जा सकता। एक कोई गाड़ी है फोर्ड की, JAJ नंबर है उसका 1526 जिसकी भी हो उसे कहीं सही जगह लगा लेना। वो हटा दें गाड़ी, खबर देनी पीछे जो गाड़ी ब्लॉक हो रही है उसको निकलना है, इमरजेंसी है कोई। ये नंबर है इमरजेंसी हो तब तो हटा JAJ दें। 1526 फोर्ड है ये। तो आप हजरात में से जिसकी वो गाड़ी हो वो हटा दें, पीछे जो गाड़ी है उसकी वो ब्लॉक है और वहाँ इमरजेंसी है, उस गाड़ी को जाने अच्छा जरूरी है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। ओ भाई साहब जा रहे हैं, वो हटा लेंगे। मैं पढ़ता हूँ साहब के जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। अच्छा, भक्त भी मानने को तैयार नहीं, साहेब चाहे जो करते हैं, भक्त मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड है, तो एक दिन एक पत्रकार ने एक ठिठुरते हुए आदमी को देख के कहा भैया ठंड बहुत है, मफलर बांध लो। उसने कहा कभी नहीं बांध सकता, मैं भाजपा का आदमी हूँ। अरविंद केजरीवाल जिस चीज को बांधते हैं मैं उसे बिल्कुल नहीं बांध सकता, चाहे जो हो जाए। ये हालत हो गई साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। भक्ति की हालत यह है कि जिस दिन नोटबंदी लागू हुई गजनफर साहब, मैं 4-5 दिन पहले ही यहाँ से गया था, जिस दिन नोटबंदी लागू हुई एक बहुत बड़े उनके भक्त ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया कि अगर आप सच में मोदी विरोधी हैं तो अपनी 500 और 1000 की नोट ना बदलवा करके मोदी विरोध दर्ज करें। लेकिन सोशल मीडिया पे भी बिहार का एक शख्स था, उसने क्या जवाब लिखा, उसने कहा कि हम मोदी विरोधी हैं ये साबित करें या ना करें, आप मोदी भक्त हैं ये साबित करें, और इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप भी अपनी बीवी को छोड़ के घर से भाग जाएं, तब साबित होगा कि आप मोदी जी के सच्चे विरोधी हैं। साहब ये सोशल मीडिया का असर हुआ है साहब, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, अभी हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट किया, उसने कहा कि साहब की भक्ति में लोग इतने लीन हैं कि साहब अगर कोड़े मारे तो दूसरे दिन कहेंगे देखो मैंने कितना खूबसूरत टैटू बनवाया है। ये हालत हो गई। तो मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है,
और साहिब को और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। आपने कभी सोचा कि तमाम दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रिसेशन आया, लेकिन भारत उससे अछूता रहा, उसकी वजह क्या रही है? मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि माँ बहनों के गुल्लक के सारे पैसे लूट गए, माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज़्म और सुनाने की ख्वाहिश है इंशाल्लाह, उसके बाद जिस तरह से इस मुशायरे की रवायत है वो अपने ढंग से चलेगा। आप बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। रात के इतने वक्त हजारों किलोमीटर दूर प्रदेश में इतने लोग मोहब्बत से मुशायरा सुनने के लिए बैठे हैं। ये उर्दू शायरी का असर है, ये उर्दू जबान का असर है। मैं सलाम करता हूँ आप सबकी मौजूदगी को, आप सबकी मोहब्बतों को। यकीनन ये वक्त बुरा है, यकीनन ये मुश्किल दौर है, लेकिन ऐसे मुश्किल दौर में ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी, कलमकारों की, हम सब की। मैं एक नज्म सुनाने की मेरी ख्वाहिश है, चूंकि वो नज्म इन दिनों में पूरे हिंदुस्तान के ज्यादातर मशायरों में पढ़ रहा हूँ, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज्म है वो। एक ऐसी माँ का दर्द पूरे हिंदुस्तान में सुना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले वो सुना दूं, इंशाल्लाह उसके बाद जिस तरह चाहेंगे मुशायरा तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। मैं एक माँ से मिल करके आया हूँ, मुसलसल मिल रहा हूँ, प्रोटेस्ट का मुसलसल हिस्सा हूँ मैं। एक ऐसी माँ जिसका बिल्कुल एक जवान होता हुआ लड़का पिछले तकरीबन 58-59 दिनों से गायब है, और वो भी दिल्ली की एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के आवास से 4 किलोमीटर की दूरी पर। एक माँ कभी जेएनयू के एडब्लॉक पर, कभी जंतर मंतर पर, और कभी इंडिया गेट पर पुलिस के हाथों घसीटी जाती हुई ये चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो। मैं जब मिला उस माँ से तो मुझे उस माँ की जगह अपनी माँ नजर आई। मुझे लगा कि उस माँ की जगह अगर मेरी माँ होती तो, मुझे लगा अगर नजीब की जगह कोई इमरान होता तो, मुझे लगा नजीब की जगह कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, कोई शिबली होता तो। लेकिन देश चुप है, इसलिए क्योंकि उस लड़के का नाम नजीब है।
लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, माँ के आंसू तो माँ के आंसू होते हैं। मैं उस माँ की तरफ से एक नज्म सुनाना चाहता हूँ बाकर भाई, बहुत दिल से जुड़ी हुई। जिस दिन मैं 22 अक्टूबर को उस माँ से मिलकर लौटा था, अब मैं कैब बुक करके चुपचाप चला गया था, मैं जामिया के मुशायरे में आया हुआ था, मिलकर लौट रहा था तो बहुत देर तक आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं इस नज्म को टाइप करके अपने मोबाइल के इनबॉक्स में रख रहा था, बार बार मेरी स्क्रीन मेरे आंसुओं से धुंधली हो जाती थी। मैं सुनाता हूँ माँ का दर्द, जो दिल्ली में पिछले 60 दिन से चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है साहब। कैसी खामोशी है, कैसी बेहिसी है इस देश की सियासत की। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। थोड़ा सा जुड़ के सुना, इधर के भी दोस्तों की भी शिरकत। मैं पढ़ता हूँ। ये सच है कि इस वक्त हिंदुस्तान में हर बोलती हुई जबान को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो भी तरीका उनकी समझ में आ रहा है वो सबके साथ वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सारे चैनल तो चुप हैं ही। शुक्रिया रवीश कुमार का कि रवीश ने कम से कम एक दिन क्या कहने, वाह वाह, जगह दी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद रवीश के अंदर भी जर्नलिज्म का असली खून इसलिए है क्योंकि वो शख्स बिहार से आता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, बिहार वालों आप पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और आपने 12 पिछले मुसलसल 2.5 साल में इस बात को वक्त पर साबित किया है। मैं इसलिए भी आपको सलाम करता हूं। इसलिए इन दिनों बिहार जहां भी मुझे आवाज दे रहा है, मैं बिहार के प्रोग्राम में खास तौर पर शिरकत कर रहा हूं क्योंकि बिहार डिजर्व करता है। बिहार के तेवर को सलाम। पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा साहब को अगर किसी ने परेशान किया है तो वो बिहार से ही जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे रवीश हो, चाहे लालू जी हो, सब बिहार से ही जुड़े हुए लोग हैं। मैं नज़्म शुरू करता हूं साहब के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं।
उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। एक माँ के दर्द को इमरान भाई ने